केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज पेश किया देश का आम बजट। बजट में रखा समावेशी विकास का लक्ष्य। 12 लाख तक की आय को टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा। देश के रक्षा बजट में 9.5 से अधिक की हुई बढ़ोतरी। सभी जिलों में कैंसर केंद्र और डे केयर सेंटर किए जाएंगे स्थापित। शिक्षा के लिए बनेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया जनता जनार्दन का बजट। कहा बचत बढ़ाकर देश की विकास यात्रा में नागरिकों को भागीदार बनाने की रखेगा नींव। और आम बजट से खुश नजर आए हर वर्ग के लोग। बजट को बताया जनहितैषी। टैक्स छूट सहित अन्य पहलों का किया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका 8वां बजट था। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की गई, जहां उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। कुल 77 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की और कहा कि इस बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। उन्होंने बजट को विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित और विकास को गति देने के लिए प्रेरित बताया। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना है। सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा के लिए कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे 4 पावर इंजन हैं। उन्होंने सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा की। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को सावधि ऋण बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। Journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. वित्त मंत्री ने कृषि को पहला पावर इंजन बताते हुए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया। इसके तहत राज्यों के साथ मिलकर कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार रोजगार के लिए 100 विकासशील कृषि जिलों में बहु क्षेत्रीय कार्यक्रम भी चलाएगी। Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 तक की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। इसके अलावा सभी श्रेणियों में टैक्स स्लैब और दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। नई संरचना के अनुसार 4 लाख रुपए तक कोई कर देय नहीं होगा।
4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख तक 10% आयकर का प्रावधान है। इसी तरह 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20% की दर तय की गई है। 20 से 24 लाख रुपए तक की 25% आयकर देय होगा और 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% की दर से आयकर का प्रस्ताव है। अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। Class taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में कैंसर केंद्र और कैंसर के इलाज के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बजट में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियां और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में 500 करोड़ से शिक्षा के लिए एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की। Cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. वित्त मंत्री ने 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अर्बन टैलेंट फंड स्थापित करेगी। देश में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 1 करोड़ गिग कर्मियों की सहायता के लिए आईडी कार्ड भी व्यवस्था करेगी। भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना लागू की जाएगी। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। संसद में आज पेश हुए आम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 50,65,000 करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है, जबकि लेनदारी को छोड़कर 34,96,000 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान पूंजीगत व्यय पर 11,21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्व घाटे के जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है। देश के रक्षा बजट के लिए 6,81,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.53% अधिक है। बजट में सेनाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान है। सेना के अनुसंधान और विकास पर खर्च होने वाले बजट में 12% की बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास के लिए 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74 से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बजट में मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की भी घोषणा की गई है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश हुए बजट को विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के नागरिकों की बचत बढ़ाने और उन्हें विकास की इस यात्रा में भागीदार बनाने की नींव रखता है। बजट में कृषि के लिए हुए घोषणाएं संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में विनिर्माण पर 360 डिग्री फोकस है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम बजट की प्रशंसा करते हुए इसे गरीब, युवा, महिला और अन्नदाताओं के लिए हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से हर वर्ग का फायदा होगा। उन्होंने बजट को जनहितैषी बताते हुए कहा कि इससे राज्य में कृषि और उद्योग को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का लाभ किसानों को मिलेगा। बजट में आयकर छूट देने से आम व्यक्ति को फायदा होगा। मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत बजट 2025 में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। पलवल जिला में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा यह किसानों के लिए अच्छा बजट पेश किया गया है। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार द्वारा बजट में राहत दी गई है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब पिछले 4 साल का रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए आय की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई नई नीतियां बनाई हैं, जिससे किसानों को बड़े ही आने वाले टाइम में बड़ा फायदा होने वाला है। फसल को लेकर बात की जाए या उर्वरक को लेकर बात की जाए, सरकार ने हर तरह से किसानों को उचित लाभ पहुंचाने के लिए इस बजट में उनके पक्ष को रखा है और सभी सुविधाएं किसानों को प्रदान की जाएं। ऐसा बजट मुझे लगता है कि यह किसानों के लिए एक बेहतर बजट होगा। मैं जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ही इसमें रियायत दिया गया, जैसे टैक्स है और भी मतलब मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा इसमें छूट और मतलब बहुत फ़ायदेमंद रहा है बजट।
और सरकार जो है इस बजट में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बजट जो आने वाली 2047 जो एक मोदी जी का एक सपना था उसको पूरा करने में ये बजट बहुत कारगर साबित होगा। आज सरकार जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों को राहत दी गई है। इससे कर्मचारियों को भी मतलब राहत मिली है और बजट में काफ़ी मतलब छूट दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए करदाताओं के लिए भारी छूट की है। इसमें जहां पहले 7 लाख पर टैक्स था, वहीं अब 12 लाख से कम वेतन भोगियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट को लेकर भिवानी के व्यापार, आम नागरिक, किसान व अन्य लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए इस बजट को सराहनीय बजट बताया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत मेहता ने बताया कि सैलरी पर्सन को अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स दे होगा। 16 लाख से 20 लाख पर 20% तथा 20 से 24 लाख पर 25% तथा 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है। अब पिछले 4 वर्ष तक का टैक्स भी भरने की सुविधा नए बजट में की गई है। सीमा है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक कर दिया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे अब किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी। और स्लैब में भी चेंज किया गया है। स्लैब में जहां तक पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब वो सीमा को बढ़ा के 4 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 तक इस रेशो में आगे टैक्स लगेगा और 5% बढ़ता जाएगा। और वहीं भिवानी व्यापार मंडल के पदाधिकारी अभिषेक बंसल, महिला डॉक्टर सुधा बुंदेला ने बताया कि केंद्र सरकार के बजट में नए स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ तक के लोन का प्रावधान किया गया है। छोटे उद्योगों के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब नए स्टार्टअप के लिए ऋण की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है। साथ ही महिला उद्यमियों को भी राहत दी गई है। किया गया बहुत अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगी। और हमारे किसान भाइयों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसकी आय 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया गया उसकी लिमिट को। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और जो महिला उद्यमी है, हमारी महिला बहनें हैं जो व्यापारन है, उनको 5 वर्षों के दौरान सरकार 2 करोड़ का ऋण देगी। बहुत अच्छी पहल है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। एक तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि भी 10 लाख तक का कंसेशन मिलेगा, किंतु उन्होंने 12 लाख करके मतलब सभी कर्मचारियों को प्रसन्न कर दिया है। और महिलाओं के लिए भी जैसे कि 2500 रुपये मासिक कर दिया है। बस यात्रा ट्रैवलिंग जो है दिल्ली में फ्री कर दी गई है। और लाडली योजना जैसे कि चली हुई है हमारे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो है कृषि क्षेत्र में भी जो क्रेडिट कार्ड जो की सीमा थी 3 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम मानती हूँ मैं। वहीं किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख की गई तथा जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे किसानों और आमजन को सीधा लाभ पहुंचेगा। 3 लाख से 5 बढ़ाई है, इससे हम संतुष्ट हैं। और जो जल जीवन मिशन है 2028 तक बढ़ाया है, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। मैं तालू गांव से खेती करता हूं, किसान हूं मैं, और हम इससे संतुष्ट हैं। काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है, 12 लाख तक नील कर दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया मध्यम वर्ग के लिए उपयोगी रहेगा ये बजट। उधर केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट की कैथल के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने केंद्र के इस बजट को जनहितैषी बजट बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों, उद्योगपतियों, छोटे दुकानदारों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड अधिकारियों सहित समाज के हर वर्ग के इस बजट को मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा बजट कहा है, जिसमें हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रतन बंसल और उद्यमी पवन बंसल ने कहा कि मोदी सरकार ने वास्तव में आज बहुत बढ़िया बजट पेश किया है, जिससे समाज के हर वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बजट में टैक्स की छूट देने और अधिक आमदनी पर टैक्स लगाने से लोगों के हाथ में पैसा आएगा और देश का तेजी से विकास होगा। आज भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इसमें सभी वर्गों को बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है
और इसमें पब्लिक के पास पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, टैक्स में बेनिफिट बहुत ज्यादा दिया गया है। पहले ये लिमिट, पहले 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब उस लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है, पहले कर दिया, जिससे लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ये पहले लिमिट 15 लाख तक अपना टैक्स वो 30% से शुरू हो जाता था, अब ये 24 लाख से शुरू होगा। सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, इसमें सबके व्यापारियों की, छोटे को बड़े को सबको मतलब की हेल्प मिलेगी, अपना काम धंधा करने में सबको छूट मिली है, बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ। सरकार की बड़ी अच्छी नीति चल रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसा जनहितैषी बजट पेश करके देश के हर वर्ग के लोगों का दिल जीत लिया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। व्यापारियों के लिए, बच्चों, युवा के लिए और साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, वो बहुत ही अच्छी है और मैं इसके लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करती हूँ। और महिलाओं के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी 2 करोड़ के लोन दिए जाएंगे, जो भी फर्स्ट टाइम वुमेन स्टार्टअप्स आए हैं। तो जो ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वुमेन को डेवलपमेंट लिए, ताकि वुमेन भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़े। एक मिडिल क्लास फैमिली को खास तौर पर टारगेट किया गया है अच्छा बजट के लिए, और आम बाकी गरीब है चाहे अमीर है, जो भी है बजट के लिए सब अच्छे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। आगे ऐसे देश की तरक्की हो, पूरा ख्याल रखा गया है। 5 लाख का स्लैब था, 12 लाख तक आ गया है। टैक्स में जो रियायत दिया है, वो जो रियायत का पैसा है वो हमारे उनके खर्चने के या हमारे खर्चने के काम आएगा, जिसमें बाजार में लेने देने की शक्ति बनी रहेगी। क्योंकि पहले टैक्स ज़्यादा होने की वजह से हम उस पैसे को निकाल नहीं पाते थे, अब उस टैक्स से हम उस पैसे को बाजार में लाएंगे, उसमें बाजार के दुकानदार भी खुश होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल वजीराबाद पहुंचकर दिल्ली क्षेत्र में यमुना के पानी का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया के सामने हरियाणा और दिल्ली के पानी के अलग अलग सैंपल दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने हरियाणा के पल्ला बॉर्डर का पानी पिया, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली का यही दूषित पानी फरीदाबाद पहुंचने पर और भी अधिक प्रदूषित हो जाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी ये छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को यह भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे एसटीपी लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। तू तो आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि हरियाणा में यमुना का पानी साफ है, जबकि दिल्ली में ये प्रयोग के योग नहीं है। आप आदमी पार्टी लोगों के बीच मतभेद पैदा करने वाले बयान दे रही है। दिल्ली सरकार चुनाव में आप पार्टी हार के डर से बौखलाई हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी फेल साबित हुई है। ये पॉलिटिकली तो खराब गलत है ही है। इवन देखा जाए तो नॉर्म्स दे भी जो सोशल नॉर्म्स होंगे है या लीगली भी ही शुड बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। और एक हरियाणा सरकार ने इन्होंने खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराता सोनीपत, अगली 16 फरवरी को सोनीपत उन्होंने बुला भी लिया इन्हों। और मैं समझना जी चुनाव आयोग है वो भी इन्होंने खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा। इस तरह का एक लोगों के विच आपस वैर विरोध पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना और एक दूसरे के खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडा करना, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा दोष है। उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी पार्टी 10 सीटें भी नहीं जीत रही है, 2 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है, इसलिए वो अफवाहें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
जबकि उनकी ही सरकार के जल बोर्ड के सीईओ ने स्पष्ट किया है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भूल गए कि भारत एक संघीय ढांचा है। ऐसा आरोप तो 65 और 71 की जंग में पाकिस्तान ने नहीं लगाया। जो चुनाव के वोटों के कारण अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। खुद सिप एंड डिप की योजना में वो बुरी तरह फेल हुए हैं। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल एक आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा और यह दिल्ली के लिए पानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। कोर्ट के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि वे लगातार ये दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी की तय आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया कि वे सभी समझौतों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक पानी की मात्रा की आपूर्ति कर रही है और इस संबंध में उसकी ओर से कोई भी कमी नहीं हुई है। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जून में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था और तब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तुत दलील में यह कहा गया कि मूल रिट याचिका पहले ही निपटाई जा चुकी है और अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के समय से ही निरर्थक थी तथा आज भी निरर्थक है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निपटा दिया था, जिसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंघल ने और आदित्य शर्मा ने दलील दी कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पूरी तरह निराधार होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायालय ने आज के आवेदन को खारिज करते हुए निर्देश दिए कि अवमानना याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नवनिर्मित परेड ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीआईएसएफ की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बल देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है और किसी भी सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह नया परेड ग्राउंड उनके परीक्षण व अभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों, जेलों, परमाणु संयंत्रों और यहां तक कि संसद की सुरक्षा जैसे विभिन्न स्थानों पर तैनात है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने अपने कार्यकाल के दौरान सीआईएसएफ सहित विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि सीआईएसएफ कर्मियों को चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना पड़ता है क्योंकि खतरा किसी भी समय आ सकता है और उनके पास प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही कम समय होता है। उन्हें हर समय किसी भी खतरे या हमले से निपटने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। इससे पहले मुख्य सचिव ने सीआईएसएफ की टुकड़ी से एक गार्ड ऑफ ऑनर लिया और एक पौधा भी लगाया। उद्घाटन के बाद बल के जवानों ने रिफ्लेक्स शूटिंग और आंखों पर पट्टी बांधकर हथियारों को अलग करने और जोड़ने का प्रदर्शन कर अपनी कुशलता का प्रदर्शन भी किया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि नारी शक्ति व अदम्य साहस की मिसाल हरियाणा की लाडली बेटी कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी उड़ान हमें सपने देखने और उन्हें साकार करने की एक सतत प्रेरणा देती है। आज से 22 साल पहले 1 फरवरी 2003 को जब करनाल की गलियों में पली बड़ी कल्पना चावला अंतरिक्ष की 16 दिवसीय यात्रा से वापस धरती पर लौट रही थी, तभी उनका अंतरिक्ष यान कोलंबिया क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गईं। करनाल की बेटी की स्मृतियां आज भी करण नगरी के कोने कोने में दिखाई देती हैं। आज कल्पना चावला की याद में उनके स्कूल टैगोर बाल निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूल स्टाफ और बच्चों ने
उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी जीवनी और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजन लांबा ने कहा कि कल्पना चावला एक महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी जो भारत की ही नहीं दुनिया भर की बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना ने स्कूल के बच्चों के लिए नासा भ्रमण की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए अब तक स्कूल के दर्जनों बच्चे नासा का भ्रमण कर चुके हैं। बड़ी मेरिट रखी गई है सीधी। जो बच्चियां बेस्ट 10 होती हैं 10वीं के रिजल्ट में, उन बच्चियों को हम इस लिस्ट में रखते हैं। जो भी 10 बेस्ट आती हैं वो अवार्ड ले लेती हैं। और श्रद्धांजलि उन्होंने, क्योंकि ये कल्पना चावला के नाम पर दिया है, तो हमने इस दिन के लिए ही चूज की है। उनको 2.5 लाख का पुरस्कार देकर जिस तरह से रूपा कंपनी की तरफ से एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि किस तरह से देश की बेटी ने एक सपने के साथ जब अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और उसने जो देश के लिए गौरव और गौरव के लिए करके दिखाया, आज बेटियों में हौसला हो। विद्यार्थियों ने कहा कि हम भी कल्पना चावला के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।